हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो एग्जाम्स मेड सिंपल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज 23 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट कंटेंट, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, बट आप लाइक नहीं करते हैं ना, तो लाइक भी करने की आदत डाल लीजिए। 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट है ना, हर व्यक्ति एक लाइक करेगा, दैट विल बी गुड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहले आज का सवाल है, विद रेफरेंस टू घड़ियाल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिए हैं आपको घड़ियाल के रिगार्डिंग, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर ओनली लिविंग क्रोकोडाइल विद विजिबल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री शेयर बॉर्डर विद द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। फर्स्ट इज तजिकिस्तान, सेकंड इज तुर्कमेनिस्तान, फर्स्ट ऑप्शन इज तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। सेकंड इज किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान। थर्ड भी आपको दिख रहा होगा एंड फोर्थ भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि बॉर्डर शेयर करता है विद द अफगानिस्तान। ठीक है ना, तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इनमें से कौन सी बॉडी निकालती है? सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू आंसर। फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक, सेकंड इज अंकटाड, थर्ड इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फोर्थ इज WTO। ठीक है ना, तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आप इन तीनों के आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट भी करना है। एंड इसके बाद जब मैं आपसे पूछूं कि कितने क्वेश्चन आपसे सही थे, तो आप उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है ना, कितने सही थे। लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। पहला सवाल मैंने घड़ियाल्स के रिगार्डिंग पूछा, तो इसमें जो करेक्ट है वो है पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आपका, है ना कि इंडेंजर्ड। और ये साइट्स के भी फर्स्ट शेड्यूल में आता है, अपेंडिक्स 1, और अपने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इसमें भी फर्स्ट उसमें आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, मैं आपको बता देता हूँ, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ करता है, एंड ईरान के साथ भी करता है, पाकिस्तान के साथ भी करता है। ठीक है, तो ये भी कंट्रीज है जो आपको याद रखनी है। पहले तो 3 आपको ये बड़ी याद रखनी है जो मैंने आपको बताई, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर ईरान मैंने आपको बताया और पाकिस्तान आपको बताया, तो इनको भी आप याद रखिएगा। दीज आर द कंट्रीज जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन निकालता है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, आपको आंसर्स मिल गए होंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फेस। What are the major problems that the tribal population of India face? What can be done to sort out these problems? क्या किया जा सकता है किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, what are the major problems that the tribal population of India face and what can be done to sort out these problems? ठीक है ना, तो this is the question to you। इसके आंसर्स आप लिख लीजिएगा, आप मुझे पॉइंट्स बता दीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है ना, मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। UNSC अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन टू ईज अफगान असिस्टेंस। तो अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है यूनानिमसली, जिसमें दे आर परमिटिंग अ कार्व आउट इन सैंक्शंस अगेंस्ट द तालिबान। तालिबान के अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगे हैं उनमें कमी करेंगे अब UNSC के इस रेजोल्यूशन के बाद से, ताकि जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है अफगानिस्तान को वो पहुँचाया जा सके। और ये सैंक्शंस कम करने का रीजन ये भी है क्योंकि अफगानिस्तान में हालत बहुत ख़राब थी, न केवल एजुकेशन की हालत बल्कि वहाँ पे हंगर, पॉवर्टी, फूड क्राइसिस, ये सारी चीज़ें समस्याएं शुरू हो गई थी। तो इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट दीज इश्यूज, ये ज़रूरी था कि इस तरीके के सैंक्शंस में थोड़ी कमी लाई जाए, एंड वही UNSC ने यहाँ पे किया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप सबको पता होना चाहिए कि ये 15 मेंबर इसमें है, ऑब्वियसली बात है 15 मेंबर बॉडी है, और 15 मेंबर में जो आपके 10 हैं वो तो नॉन परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 आपके परमानेंट हैं। ठीक है ना, 5 परमानेंट में कौन से आते हैं? USA, UK, रशिया,
फ्रांस एंड चाइना, ठीक है ना। तो ये जो 5 परमानेंट है ना, जिसको हम P5 बोलते हैं, परमानेंट 5 बोलते हैं, तो उसमें आते हैं यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। थोड़ी सी बात बताऊं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं। उन 6 ऑर्गन्स में आपके यूएनएससी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। 6 ऑर्गन्स आपको बता दूं पहले। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, दीज आर द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ये 6 बॉडीज मैंने आपको जो नाम बताया ना, इनको याद रखेगा। P5+1 P5 वाला जो कंसेप्ट है वो यूएनएससी का है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बताया कि यूएनएससी में 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। टोटल कितने 15 मेंबर हो गए, ठीक है ना। 15 मेंबर जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये हर 2-2 साल के 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। जैसे इंडिया का ये 10th टेन्योर है। इंडिया जो है वो 10वीं बार 10th टेन्योर था अभी, और अगस्त में प्रेसिडेंसी भी मिली थी। एक्चुअली होता क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनमें प्रेसिडेंसी से घूमती रहती है, रोटेशन पे रहती है प्रेसिडेंसी, और एक एक महीने के लिए रोटेशन पे मिलती है प्रेसिडेंसी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है ना। ये वाला फैक्ट भी जो मैंने बताया ना, अब जैसे मैंने बता तो दिया, अब हो सकता है नोट्स में मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैंने बता तो दिया आपको। कुछ चीज़ें मेरे को जो याद है मैं वैसे ही बता देता हूँ, तो आप उनको भी नोट्स में एटलीस्ट ऐड कर लिया करिए। और नहीं तो मैं ऐसे जो अब कोशिश करूंगा कि वेबसाइट पर नोट्स अपडेट कर दूं और वहां पर आप देख सकते हैं TEMSIS.com में जा करके, ठीक है ना। तो दैट आई विल ट्राई फ्रॉम माई एंड। लेकिन ये असिस्टेंस दिया किस किस कारण से है, ताकि उनको फूड में असिस्टेंस मिल जाए, एजुकेशन में, सिक्योरिटी में, लाइवलीहुड सपोर्ट में, एनर्जी में, सैनिटेशन में, हेल्थ में, कोविड रिलेटेड असिस्टेंस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हाइजीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आ गया तो। और ये ओवरऑल भी टॉप इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज में ज़रूरत पड़ती है, असिस्टेंस पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे देखो लिखा है हीटेड विंटर सेशन कंक्लूड्स अ डे अर्ली। तो विंटर सेशन जो है वो एक दिन पहले ही खत्म हो गया, ठीक है ना। विंटर सेशन आपका एक दिन पहले ही खत्म हो गया। और इस बार विंटर सेशन में जो मेन हाईलाइट्स रहे वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या हाईलाइट्स है। जैसे कि फार्म लॉ का जो रिपील हुआ, दैट वाज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। फार्म लॉस का रिपील हो गया। दूसरा डैम सेफ्टी बिल आया। तीसरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल आया 2021 का, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल आया, एंड इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास किया गया, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल आया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो कि आई। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में, जैसे सेशन की बात चल रही है चूँकि, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फैक्ट बता दूं जो नहीं लिखा हुआ है। जो पार्लियामेंट में जो सेशन सम्मन करने का जो पावर है वो कौन से आर्टिकल में, याद रखिएगा आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे तो उसमें सम्मन करने का है। एंड जो पार्लियामेंट का सेशन कन्वीन होता है इसकी पावर गवर्नमेंट के पास रहती है। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स होती है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसको फॉर्मलाइज कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू फिर सम्मन किया जाता है, ठीक है ना। दीज आर थिंग विच आर इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक चीज़ है कि इंडिया का कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, है ना। एंड कन्वेंशन जरूर है, कन्वेंशन जरूर है कि 3 बार सेशन मिलता है, 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है ना। ये आपको जरूर याद रखना है। आर्टिकल 85 मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ याद रखेगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि कितनी बार पार्लियामेंट को मिलना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। लेकिन कन्वेंशन ये है कि इंडिया के जो पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कन्वेंशन है, दिस इज अ कन्वेंशन है दैट 3 सेशंस होते हैं। पहला सेशन होता है जो बजट सेशन होता है, दूसरा सेशन जो होता है वो मॉनसून सेशन होता है, और फिर तीसरा सेशन होता है जो विंटर सेशन है। यानी कि एक हो गया बजट सेशन, एक हो गया मॉनसून सेशन, एक हो गया विंटर सेशन। तो ये 3 सेशंस ऑलमोस्ट, लेकिन ये कन्वेंशन के सेशंस हैं। दीज आर द सेशंस ऑफ कन्वेंशन एंड नॉट दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो दैट दीज आर द थिंग्स। एंड अगर इसमें दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ, चलो 2 चीज़ें और बता दूँ। एक होता है एडजर्नमेंट, एक होता है एडजर्नमेंट, ठीक है ना। एडजर्नमेंट होता है मतलब कि उस दिन की सिटिंग को एडजर्न किया जाता है। मतलब मैंने आपको बता दिया
कि द हाउस इज एडजर्न्ड टिल 3 AM 3 PM, तो मतलब कि 3 PM तक के लिए हाउस एडजर्न किया गया। ठीक है, तो कुछ एक पर्टिकुलर समय के लिए होता है। हो सकता है कई बार समय ना भी बताएं, कई बार वो समय नहीं भी बताते हैं, तो उसी को एडजर्नमेंट सीने डाइन कहते हैं। ठीक है ना, एडजर्नमेंट सीने डाइन कहते हैं, मतलब कि कोई डेट फिक्स नहीं करते, उसको एडजर्नमेंट सीने डाई कहते हैं, सीने डाई। ठीक है ना, एडजर्नमेंट सीने डाई। और दूसरा होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब आपका क्या होता है? प्रोरोगेशन आपका होता है मतलब कि जो हाउस का वो सेशन है वही एंड कर दिया। प्रोरोगेशन मतलब सेशन ही एंड कर दिया। ठीक है ना, और जब प्रोरोगेशन आता है तो फिर रिसेस का टाइम शुरू होता है, मतलब एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का होता है ये। तो सेशन को एंड करने के लिए प्रोरोगेशन होता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे देखो चंपारण का नाम लिखा था, तो मैंने सोचा कि आपको चंपारण सत्याग्रह के थोड़ा यादें ताजा करा दूं। चंपारण सत्याग्रह आप सबको पता होगा 2017 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसमें जो कि महात्मा गांधी इंडिया जब वापस आए 1915 में, 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं, और 1917 में उनका एक तरीके से कहना चाहिए पहला सिविल डिसोबीडियंस था। ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना, इसके लिए चंपारण जो कि एक जिला है बिहार में, वहाँ गए थे महात्मा गांधी। और वहाँ पे जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि फार्मर्स को वहाँ पे अपने खेतों में इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ता था, जिसको 3 कथिया सिस्टम बोलते हैं। 3 कथिया मतलब 3/20th पार्ट में उनको इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ता था, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 कथिया सिस्टम, यानी कि 3/20th पार्ट में उनको इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ता था। और इससे ऑब्वियस बात है, इंडिगो का एक तो उनको दाम सही मिल रहा था, दूसरी चीज़ ना ही उनका उनका लैंड भी ख़राब हो रहा था। सो ऑल दीज इश्यूज आर गोइंग ऑन। एंड इसके बाद महात्मा गांधी को वहाँ पे लेने के लिए राजकुमार शुक्ला जो लीडर थे उस समय, मनी लेंडर थे वो, एंड राजकुमार शुक्ला रीच्ड आउट टू महात्मा गांधी, एंड उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा मदद करिए, है ना। राजकुमार शुक्ला का नाम भी ज़रूर याद रखिएगा कि एक्चुअली उन्होंने ही बुला करके ले गए थे। और महात्मा गांधी जब पहुंचे चंपारण, तो उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी भी थे, है ना। तो ये भी कुछ नाम आपको याद रखें कि राजेंद्र प्रसाद भी उनको अकम्पनी करने गए थे, जेबी कृपलानी उनको अकम्पनी करने गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, चंपारण में 3 कथिया को ख़त्म करने का बहुत ही भरसक प्रयास किया था महात्मा गांधी ने, और ये प्रयास बहुत हद तक सफल भी हुआ था, क्योंकि फार्मर्स को इसके बाद जो प्लांटर्स थे, जो ये लोग थे, लेबर्स थे, इनको अपने लैंड पे थोड़ा इनका अधिकार जो था वो बढ़ गया था, और उनको इनके जो राइट्स थे इंक्रीज कर दिए गए थे। ठीक है ना, एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर एज वेल। तो राजकुमार शुक्ला का भी नाम याद रखना जरूर। इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजिनसली बिल्ड AERV। अब AERV क्या है? सबसे पहले AERV है आर्मर्ड इंजीनियर रिकोनाइसेंस व्हीकल, आर्मर्ड इंजीनियर रिकोनाइसेंस व्हीकल, है ना। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यानी इसको किसने बनाया? इसको बनाया DRDO ने बनाया। तो ठीक है ना, DRDO ने बनाया, है ना। आर्मर्ड इंजीनियर रिकोनाइसेंस व्हीकल ये आपका DRDO ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और आपको बता दूं कि AERV बेसिकली मैन्युफैक्चर किया गया है बेल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है एट पुणे, उसने इसको बनाया है। एंड इसके अलावा आपको थोड़ा चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये क्या करता है। देखो, रिकोनाइसेंस व्हीकल का काम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। रिकोनाइसेंस व्हीकल एक तरीके से एक एरिया का पूरा सर्वे करने का काम करता है। AERV है ना, आर्मर्ड इंजीनियर रिकोनाइसेंस व्हीकल। तो अब यहाँ पे इसका एम ये बेसिकली AERV इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी ऑन रिवर बैंक। देखो, पूरा सर्वे करता है ये। तो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी रिवर बैंक की कितनी है, मतलब कि अगर मान लो कभी उस रिवर पे ब्रिज बनाना है, तो वो ब्रिज स्टैंड करेगा या नहीं करेगा, ब्रिज बनाना है या नहीं बनाना है, ये सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन करेगा? ये AERV डिटरमाइन करेगा। न केवल ये डिटरमाइन करेगा, बल्कि इसके अलावा टेरेन को पूरा नेविगेट करेगा, टेरेन के रिगार्डिंग पूरा सर्वे करेगा, डेटा स्टोर करेगा, और वो डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में मदद करेगा कि इस टेरेन में किस तरीके से रहना चाहिए, कहाँ पे छुपना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए। तो ये सारे हेल्प जो है वो AERV करेगा। इट्स अ नेविगेशन सिस्टम बेसिकली। रिकोनाइसेंस सिस्टम जो होता है ऑलरेडी नेविगेशन सर्वेलेंस का सिस्टम होता है, जिसमें पूरे रीजन की रेकी की जाती है बेसिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस थिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। एज अ रीजनल लीडर नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, यहाँ पे सुहासिनी हैदर द्वारा आर्टिकल लिखा गया इंडिया के रिगार्डिंग कि इंडिया को बिहेव करना चाहिए रीजनल लीडर के जैसे, ना कि अपने हालात का मारा किसी हालात के मारे के जैसे उनको ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले कुछ चैलेंजेस बताएं कि कहाँ इंडिया फेल हुआ।
फर्स्ट इंडिया का जो फेलियर था वो ये था कि यूएस की जो पॉलिसी चल रही थी अफगानिस्तान में उसको इंडिया समझ नहीं पाया। मतलब इंडिया अगर समझ जाता तो हो सकता है मे बी इंडिया अपनी पार्टनरशिप, इंडिया अपने जो दोस्ती है उसको रिकैलिब्रेट कर लेता, लेकिन इंडिया अब यूएसए की पॉलिसी को समझ नहीं पाया, स्पेशली आफ्टर द दोहा टॉक। ऑथर ने यहाँ पे दोहा 2020 का एग्जांपल दिया है कि भैया दोहा में जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ बैठ करके तालिबान के साथ वहाँ पे ताश खेल रहा है, वो वहाँ पे साला मतलब शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और बोली लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने की वहाँ पे दोहा में जाकर के, तभी हमको समझ जाना चाहिए कि ये इससे ना हो पाएगा, है ना। ये चीज़ हम समझे नहीं। अब हम क्या सोच रहे थे कि भैया ये तो आर्मी वहाँ पे इकट्ठी करके रखा है, इनको तो चला 4 प्लेन लगे, 4 प्लेन में इन्होंने अपनी आर्मी बुला ली, वापस कर ली, लेकिन उससे नुकसान कितना बड़ा हुआ ये हम नहीं समझ पाए। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने कही वो ये कही कि हम अब एक दूसरी चीज़ गलती कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं उनको जैसे हमने वीज़ा फैसिलिटी कैंसिल कर दिया, हमने जो स्टूडेंट वीज़ा थे उनको कैंसिल कर दिया, तो एक तरीके से ये वो जाता है ना कि ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो। वहाँ के लोगों की तो कोई गलती नहीं है, जो स्टूडेंट वहाँ से आना चाहते थे, जिनको आपने अलाउ किया था, उनको तो एटलीस्ट वीज़ा अवेलेबल करा दो, आपने कई वीज़ा कैंसिल कर दिया ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अफगानिस्तान कई जगहों पे ऐसा भी है कि मेडिकल टूरिज्म, स्टूडेंट वीज़ा, इन सब के लिए बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं और दे कंसीडर इंडिया एज सेकेंड होम, तो ऐसे में उनको उनके साथ ये नहीं करना चाहिए था, है ना। यहाँ पे एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी जिक्र हुआ है, तो मैं बता दूँ कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। अगली चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कि फेलियर ये था कि अफगानिस्तान में बेसिकली एक बेटर टुमारो के लिए हम इंडिया ने अभी तक बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए, ठीक है ना। इंडिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील आपको नहीं होगी, चाहे आप ये देखो कि हमने वहाँ पे जो अपोजिशन, अभी भी कुछ लोग अपोजिशन कर रहे हैं तालिबान का, लेकिन हम उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम व्यू है हमारा कि तालिबान गलत है, अफगानिस्तान के लिए सही नहीं है, बट वहाँ पे अगर कोई तालिबान का अपोज कर रहा है तो भैया हम उसकी मदद करें, है ना। लॉ तो यही कहता है, लेकिन हम कर नहीं रहे, वो हम नहीं कर रहे हैं। वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपसेट करें हम मास्टर्स को। तो दैट इज़ द थिंग कि हम एक तरीके से बेचारे जैसे फील कर रहे हैं कि हम ना कुछ कर पा रहे हैं, ना इधर का कर रहा है ना उधर का कर रहा है। बट हमको एक्सटर्नली जैसे चाइना एक्शन लेता है वैसे लेना चाहिए ना। चाइना तो कितने उससे आसानी से जब ईरान के अगेंस्ट यूएसए जैसी कंट्री है, वहाँ पे चाइना ने ईरान के साथ डील कर ली, तो हमको भी इस तरीके से कुछ स्टर्न एक्शंस लेने पड़ेंगे। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि एक सबसे बड़ा थ्रेट जो इंडिया के लिए बिगेस्ट चैलेंज है वो है चाइनीज़ एग्रेशन। चाइनीज़ एग्रेशन को भी हमको फेस करना है, और चाइनीज़ एग्रेशन को हम इस तरह से ना फेस करें कि कुछ नहीं हो रहा, मतलब आंखें बंद करके ऑस्ट्रिच अप्रोच रख के ना इसको देखें, और इसमें भी थोड़ा एक्सटर्नली इसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यानी कि जो वहाँ पे PLA है, यानी कि जो चाइना की जो आर्मी है, वो देखो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। वो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, वहाँ पे प्रेशर बना रही हैं ताकि इंडिया कोई भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ना कर पाए, यानी कि रोड्स और ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें ना बना पाए। और ये अगर नहीं बना पाएगा तो जब आपका मोशन होगा या मोबिलिटी की बात आएगी आर्मी की, तो वहाँ पे हम मोबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे आर्मी को। तो ये सब रिस्ट्रिक्ट करने के लिए चाइना के बेसिकली ये प्रयास हैं कि चाइना चाहता है एक तरीके से इंडिया का मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दे, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दे। दूसरी चीज़ वहीं पे पाकिस्तान के साथ चाइना डील कर ही रहा है ना, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से पास हो रहा है सीपेक प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और तीसरा चीज़ उनको, चाइना को ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को अक्साई चीन क्लेम करने लगे इंडिया, और अक्साई चीन को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे, तो इसलिए भी थोड़ा एग्रेसिव है चाइना जो उस फ्रंट पे है, बॉर्डर फ्रंट पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि हमको ये भी समझना है कि हमको सिर्फ वोकली चाइना को काउंटर नहीं करना है, बल्कि फील्ड में ऑन ग्राउंड ये चीज़ दिखनी चाहिए ना, रीजन में भी हमको उनको करना है। सिर्फ और सिर्फ वोकली हम बोलते हैं कि अरे हमने बहुत देखे चाइना वाइना को, अगर हम मुंह में ही बोलते, जैसे आशुतोष राणा की एक पोयम है, अरे ये चीनी हमको सिखलाएंगे, चीनी को हम पानी में घोल घोल के पी जाएंगे, तो ये सब बतौलेबाजी है, ये सब बातें हैं, बतौलेबाजी। और बातों से अगर काम होता तो सब हो चुका था ना। तो वो चीज़ अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है। अब नायक फिल्म में अनिल कपूर कहता है ना, ये बात आपकी कहने और सुनने में अच्छी है पर प्रैक्टिकल नहीं है, उसको प्रैक्टिकल बनाओ यार। चीनी को घोल घोल के पीना है तो पियो ना, लेकिन करके दिखाओ, सिर्फ बातें बतौले मत दो।
है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ये भी हमको समझना है कि वोकली बस नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड हमको ये चीज करनी है कि हम उसको काउंटर कर पाए। और काउंटर अगर हम उनको कर पाएंगे तो हम उनको जो दूसरे हमारे नेबर्स हैं, रीजनल जो नेबर्स हैं, उनको हम एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर पाएंगे चाइना का, है ना। अभी तक दूसरी कंट्री, भाई किसी और कंट्री को जब ये लगेगा कि आप खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, आप हमारी रक्षा कैसे करोगे, तो वो फिर हमारे पास क्यों आएगा, वो किसी बड़े प्लेयर के पास जाएगा ना, जो ऊपर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया अपने आप में अगर सेल्फ सफिशिएंट उनको नहीं लगेगा तो वो क्यों आएगा इंडिया में, है ना। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है व्हाई द इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल इज अ प्रॉब्लम। अब मैंने कल आपको बताया था इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल आपका बोलता है कि आपको अपना जो वोटर आईडी का डेटा है उसको लिंक करना है आधार के डेटा से, ठीक है ना, ये आपको पता है। वोटर आईडी के डेटा को किससे लिंक करना है, आधार से करना है। दूसरी चीज अब इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स ऑथर ने बताए हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम ऑथर ने बताई है वो ये बताई है कि देखो, एक तो आपने बोल दिया कि ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, ठीक है ना। आपने बोल तो दिया कि वॉलंटरी है, लेकिन क्या ये एक्चुअली में वॉलंटरी है, इज इट इन रियलिटी वॉलंटरी। यहाँ पर ऑथर ने सवाल किए कि आपने जब कोई कंडीशन नहीं दी है, आपने क्लियर कट ये नहीं लिखा है कि ये देना है कि नहीं देना है, या जो नहीं देना चाहता है वो क्या बोलेगा नहीं देते समय, तो ये सारी चीज़ें आपने इसको बाईपास कर दिया है। सिर्फ आपने लिख दिया कि ये व्यक्ति से फर्निश करने की मांगी जाएगी, और अगर वो व्यक्ति नहीं भी फर्निश कर पाता है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये आपने कह तो दिया, लेकिन क्या व्यक्ति ये बोल सकता है कि मुझे नहीं दिखाना है, आई डोंट वॉन्ट टू शो यू। एक ऑथर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि देखो, एक होता है कि मेरे पास नहीं है, एक होता है मेरे पास नहीं है, एक होता है मेरे पास है लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं नहीं दिखाना चाहता, चूंकि ये मतलब वो वहाँ पे आपका राइट झलकता है, वहाँ पे आपकी प्राइवेसी झलकती है। आके आप बोलते हैं कि भैया मैं नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये मुद्दा जो है ये मेरी प्राइवेसी का मुद्दा है, देयरफॉर आई डोंट वांट टू शो माय दिस आइडेंटिटी और दैट आइडेंटिटी। तो यहीं पे वही वाली बात यहाँ पे ऑथर ने कही है कि क्या ये राइट आपने दिया, तो ये राइट आपने दिया नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, वो ये है कि क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि आप एक जगह अपना मोबाइल नंबर डाल दो, कहीं एक जगह अपना मोबाइल नंबर डाल दो ऑनलाइन, तो आपको 1000 तरीके के कॉल आने लगेंगे। बजाज फाइनेंस से जबरदस्ती आपको लोन देने की कोशिश करेगा, है ना। आप नहीं लेना चाहते तो भी आपको बोलेगा कि लोन ले लो यार, है ना, फ्री में मिल रहा है, प्री अप्रूव्ड मिल रहा है, तुम तो बोलो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो मतलब इतने सब फूफा जी लोग बैठे हुए हैं हमारे बजाज फाइनेंस में और एक्सिस बैंक, HDFC बैंक में। अब यहाँ पे देखो ऑथर ने क्या बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आधार डेटा से जैसे ही आपने वोटिंग का डेटा लिंक कर दिया, आधार से आपने वोटिंग का डेटा लिंक कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि वोटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने आधार से कोई सब्सिडी ली है या कोई बेनिफिट लिया गवर्नमेंट का। अब आपको उनके नंबर भी ऑलरेडी मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर। हो सकता है कि मोबाइल नंबर में फिर व्हाट्सएप और कॉलिंग और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से यहाँ पे कैंपेनिंग का में उनका फ़ायदा उठाया जाने लगे। तो ये भी ऑथर ने कहा है कि बिना जैसे आधार डेटा मिलने के बाद आपको ये तो पता ही चल जाएगा गवर्नमेंट को कि भैया कौन से वोटर आईडी पे कौन कौन सी फैसिलिटी ली जा रही है। इससे न केवल ये ग्रुप्स और ये वाली बात होगी, बल्कि ये भी होगा कि लोग जो पार्टी इन पावर है वो फिर अपने मैसेजेस को, वो अपने जो पैम्फलेट्स हैं, वो अपने जो मार्केटिंग है उसको उसी हिसाब से बेचना शुरू कर दे कि भैया देखो आप लोगों को हमने शिक्षा में ये दिया, आप लोग को हमने ये दिया, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर द मेजर कंसर्न, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो जाएगी। दिस विल लीड टू पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग, और पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग का फायदा जो है पार्टी इन पावर उठाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा तीसरा जो इशू ऑथर ने बताया को ये बताया कि ये तो एक तो बिल अपने आप में ये सारी चीजें करेगा, दूसरा बिल अपने आप में जो पास करने की प्रोसेस है वो फ्लॉड है। फ्लॉड प्रोसेस क्यों है, आपने इसमें 2 घंटे का डिस्कशन किया केवल और केवल, और उसमें डिस्कशन के नाम पे हो हल्ला हुआ, किसी कोई वैलिड इसमें आपने वो नहीं लिया, किसी के व्यू पॉइंट नहीं लिए। इतने इंपॉर्टेंट बिल्स को तो पहले आपको रेफर करना चाहिए था कमेटी में, पूरा जो पार्लियामेंट्री विजडम है वो आपको लेना चाहिए था, बट पार्लियामेंट्री विजडम से ये लॉ नहीं पास हुआ है। दिस हैज बीन पास्ड बाय द रूलिंग पार्टीज मैंडेट। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने कहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मेन विजडम है वो एस्पेक्ट ही मिसिंग है। तो कुल मिलाकर के जो लॉ को बनाने की जो कोशिश है, एक तरीके से ये एक थोपी गई प्रोसेस। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा चौथा जो ऑथर ने आर्गुमेंट दिया वो ये दिया है कि आप कहते हैं कि भैया इससे बहुत बोगस वोटर्स और ये नंबर्स कम होंगे। तो भैया पहले बोगस वोटर्स के आप नंबर तो दो, आप बताओ तो कि कितने बोगस वोटर्स हैं, क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जितना बड़ा आपने सोल्यूशन निकाला है। मतलब ऑथर ने वही कहा है ना कि अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप हाथ काट नहीं दोगे ना, यू विल नॉट कट दी हैंड।
अगर आपकी उंगली में दर्द हो है तो उंगली काट देते हैं क्या हम लोग, कुछ और करते हैं भाई। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा सोल्यूशन। ऑथर ने वही चीज यहाँ बोली है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोल्यूशन उतना बड़ा ही रखिए, सोल्यूशन उससे बड़ा मत रखिए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। अगले आर्टिकल में जो ऑथर है वो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द फॉरेस्ट राइट्स और उनकी जो मेजर ट्राइबल प्रॉब्लम्स उनके बारे में ऑथर ने डिस्कस किया। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ट्राइबल्स आर विटनेसिंग अ डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन देयर विसिनिटी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी जो क्वालिटी है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट जो वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल्स हैं। दूसरा आपको देखोगे कि जैसे छत्तीसगढ़ रीजन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे जो अर्निंग हो रही थी पहले, अब उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ जो उनके वेजेस थे वो वेजेस भी कम है। जैसे अर्बन वेजेस अगर आप देखो तो वो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रूरल और इस लोकल जो ट्राइबल वेजेस देखोगे तो वो बहुत कम है। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली है कि भैया वेजेस तो पहले सही करो कम से कम, और इनकी वेजेस जो है वो अर्बन लेवल पे ले आओ। फिर इसके अलावा इन्होंने ऑथर ने ये भी कहा कि जो कई जगहों पे उनको लैंड का राइट तो दे दिया गया है, मतलब कि लैंड राइट्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन लैंड राइट्स से कुल मिलाकर के इनको कई जगहों पे जो लैंड है वो बहुत ही नॉन फर्टाइल लैंड है। कई जगहों पे आपने ये भी देखा है कि जो लैंड है वो सही लैंड नहीं है, मतलब उसकी क्वालिटी सही नहीं है, स्पेशली जो स्लोप वाला लैंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा कि लैंड की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या अर्न करेगा। वेजेस वाली प्रॉब्लम है ना। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, वहाँ पे उसकी जो कमाई थी वो घट गई है, ठीक है ना। और ऑथर ने वही बोला है कि भैया इनको भी आप थोड़ा प्रोवाइड करवाइए, जॉब्स प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। जो लोग आना चाहते हैं अर्बन एरियाज में उनको लेकर के आइए, जॉब्स प्रोवाइड करिए, और इनको नॉलेज एक्सेसिबल रखिए, इनके लिए नॉलेज एक्सेसिबिलिटी रखिए। ऐसा नहीं कि इनको नॉलेज ना मिल पाए, स्कूल्स ना जा पाएँ। अगर ये जा सकते हैं तो बिल्कुल उनको भेजने की कोशिश करिए। तो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस विच हैव बीन सजेस्टेड। चाइल्ड मैरिज एज विल कॉन्ट्राडिक्ट अदर लॉज। अब कुल मिलाकर के ऑथर ने ये कहा है, देखो कि जो एज बहुत सारे एक्ट्स हैं, मेजर ऑफ द एक्ट्स जो हैं, जैसे मेजॉरिटी एक्ट 1875 का है, वो बोलता है कि भैया 18 साल एज होनी चाहिए, ठीक है ना। चाइल्ड की एज 18 साल की है, ठीक है। फिर आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था, वो कहता है कि जो वोटिंग की एज है लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यहाँ पे वहाँ पे वो 18 साल है, ठीक है ना। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की एज जो है। फिर अगर आप एडल्ट पॉक्सो एक्ट की बात करें या इनकी बात करें जो जिसमें देखा जाता है कि चाइल्ड की एज कितनी है होनी चाहिए है, तो पॉक्सो एक्ट 2012 में, चाहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की बात करें, तो ये चाइल्ड को 18 साल की एज का डिफाइन करते हैं, 18 ईयर्स ऑफ एज। राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 से 14 साल के बच्चों को चाइल्ड बोलता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि भैया इतने सारे एक्ट हैं, सब में और मेजॉरिटी ऑफ द एक्ट्स आर हैविंग द एज एज 18 ईयर्स। मतलब कि आप ये मानते हैं कि आपके पास इतना मेंटल एप्टीट्यूड है कि आप वोट कर सकते हैं 18 साल में, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट द मेजर क्वेश्चन ऑथर सीक्स टू आस्क। एंड इसके अलावा दूसरी एक और चीज़ आपको याद रखें कि जो ये है ना वोटिंग वाला, वो मैंने आपको बताती है ना, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया था, जिसमें वोटिंग की एज 18 की गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। एंड ये देखो लिखा भी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, तो उसमें भी लिखा है कि मैंडेटरी एज जो है पर्सन शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू बी एबल टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए भी 18 साल की एज चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो एजेस हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और वैसे में ऑथर ने कहा कि ये जो आप एज बढ़ा रहे हो 21 साल, तो ये तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी चीज़ों को ना, कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेगी। तो दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोनी और जी इंटरटेनमेंट का मर्जर जो है वो अप्रूव हो गया है। इंडिया ने 33 यूनिकॉर्न्स ऐड किए पिछले साल, इस साल, और यूके को डिस्प्लेस कर दिया है ना। एंड देखो यहाँ पे एडिंग 33 यूनिकॉर्न्स इन अ सिंगल ईयर has helped India to displace UK to be third in the list of countries that are home to such enterprises. यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि जिनका $1 बिलियन से ज़्यादा का इवैल्यूएशन हो, $1 बिलियन से ज़्यादा का इवैल्यूएशन हो, वो आपका यूनिकॉर्न कहलाते हैं। अब इंडिया ने लगभग 33 यूनिकॉर्न्स ऐड किए हैं। एंड
तीसरी पोजीशन पे रहा है। यूएस और चाइना जो है फर्स्ट सेकंड स्लॉट पे थे, है ना। इंडिया पहले फोर्थ था, ठीक है ना, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लेकिन इस साल इंडिया थर्ड है एंड फर्स्ट सेकंड पे यूएसए और चाइना है। तो यूएसए एंड चाइना आर द फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे सेबी कर्व्स ऑन फ्यूचर ट्रेड इन फार्म गुड थ्रेटन्स फूड सप्लाई। यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया सेबी ने कल क्या किया, फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर कमोडिटी ट्रेडिंग, उस पर थोड़ा सा उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब कि किसी बाद की डेट में, फ्यूचर की डेट में एक प्राइस सेट कर दो, मतलब कि कल को क्या प्राइस होना चाहिए मार्केट कंडीशन से वो मैटर नहीं करता। आज आपने एक प्राइस सेट कर दी और इसी प्राइस के बेसिस पे किसी फ्यूचर डेट को आप ट्रेडिंग कर रहे, तो ये कहलाती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग अमूमन जो होती है वो कमोडिटी में होती है। कमोडिटी किस चीज़ में होती है? वो कमोडिटी में होती है। तो कमोडिटी में क्या चीज़ें आती है? तो कमोडिटी बेसिकली आता है, ऑयल आता है, गोल्ड आता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना। कई बार इसको बैन करने का रीज़न ये भी है कि देखो क्या होता है कि लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के नाम पे होल्डिंग करने लगते हैं। जैसे मान लो फ्यूचर का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, लोग होल्डिंग करके रखेंगे, जो वो फ्यूचर की डेट है उस दिन तक स्टॉक ही नहीं निकालेंगे। अब जब स्टॉक ही नहीं निकालेंगे तो बीच में क्या होगा, बीच में होगा सप्लाई कंस्ट्रेंट, यानी कि सप्लाई कम पड़ जाएगी और फिर उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें रोकने के लिए सेबी ने ये किया था, फ्यूचर ट्रेडिंग वाला ये जो काम है उसको हॉल्ट कर दिया था उन्होंने, भैया अभी बंद करो, अभी मत करो आप लोग। सो दैट इज इट फॉर द डे। सो दिस इज इट फॉर फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. I hope you got clarity. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.